राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज वाली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके एचएसएससी ग्रुप डी के एग्जाम्स में यहां से पक्का क्वेश्चंस आने वाला है और आज वाली क्लास में हम इंपॉर्टेंट जो आपके अनुच्छेद हैं, जो बार बार आपके एग्जाम्स में आ रहे होते हैं, उन सभी का हम रिवीजन करने वाले हैं। बड़े ही शानदार तरीके से क्लास में ही आपको याद हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि बस याद करने वाली ही चीज है, ऐसा कुछ नहीं है कि हो ही नहीं सकता। और यहां से पक्का आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर लगाए होंगे और अगर आप सीरियस होंगे तो आपको इस बात का पता होगा कि अनुच्छेद आर्टिकल से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता प्रदान करने की शक्ति संसद को देता है? कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो नागरिकता पैदा करने या प्रदान करने की जो शक्ति है वो संसद को देता है, जो हमारी संसद है उसको ये शक्ति देता है। कौन सा अनुच्छेद है? तो पहले समझिए नागरिकता होती क्या है। नागरिकता है कि हम भारत के वासी हैं। ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए रूल बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, ठीक है जी, जो संसद में डिसाइड हुए हैं। उन सभी को जो भी क्वालिफाई कर लेगा वो भारत का नागरिक बन सकता है, हमारे देश का नागरिक बन सकता है। और जो ये नागरिकता वाला जो अनुच्छेद है ये कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 11 यहां पर आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद नंबर 11 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। और क्लास में आगे बढ़े उससे पहले एक बात बता देता हूं, सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सिर्फ वही क्वेश्चंस मैंने रखे हैं जो आपके एग्जाम्स में आ रहे होते हैं। ठीक है जी, आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। ऐसा एक्स्ट्रा कोई भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ओके, तो क्या हो जाएगा यहां पर? अनुच्छेद नंबर 11 है जो नागरिकता प्रदान करने की शक्ति है वो संसद को देता है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? मौलिक अधिकार का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको अनुच्छेद नंबर 12 से 35 के अंदर डाला गया है। अनुच्छेद नंबर 35, 12 से 35 भाग नंबर 3 में है। ठीक है जी, और जो ये मौलिक अधिकार हैं ये कहां से लिए गए हैं? ये यूएसए के संविधान से लिए गए हैं, वहां से इंस्पायर करते हैं हम, है ना, वहां से उठाकर हमारे संविधान में डाले गए हैं, वहां से इंस्पायर होकर हमें हमारे संविधान में डाले गए हैं, जिनको हम मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। वैसे तो हम सभी ने पहले भी पढ़ रखे हैं, लेकिन एक बार रिवीजन कर लीजिए क्योंकि बहुत जरूरी है। समानता का अधिकार, यहां से अभी क्वेश्चंस आने वाले हैं, उन क्वेश्चंस का आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर एक बार देखोगे डायरेक्ट कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद नंबर 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद नंबर 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो अनुच्छेद नंबर 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। शिक्षा व सांस्कृतिक का अधिकार है वो अनुच्छेद नंबर 29 से 30 में है। संपत्ति का अधिकार जो पहले था अभी वर्तमान में मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटाया गया है और 300A में इसको शामिल कर लिया गया है। इसको अभी क्या बना दिया गया है? इसको कानूनी या संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। पहले इसमें ऐसा था कि आप अपनी जमीन है ना अपनी मर्जी से दे सकते हो या नहीं दे सकते, लेकिन फिर जब भी सरकार को रोड बनानी होती थी और कुछ बनाना होता था तो मौलिक अधिकार है सरकार छीन नहीं सकती थी, तो इसलिए संसद ने इसको हटाया और मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर इसको कानूनी या संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटा दिया गया। पहले कितने थे? मूल संविधान में आपसे पूछे कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? मूल संविधान में, तो मूल संविधान में इनकी संख्या 7 हो जाएगी और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 6 है। और 7वां कौन सा है जो मतलब अब ये हट चुका है, तो 6ठा कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद नंबर 32 में। इसके अलावा 12 और 13 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिए।
ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो अनुच्छेद नंबर 12 संबंधित है राज्य की परिभाषा के बारे में, कि राज्य की जो बाउंड्री सेट की गई है, राज्य की जो परिभाषा है, ठीक है जी, तो उसके बारे में ये बताता है अनुच्छेद नंबर 12। अनुच्छेद नंबर 13 क्या है? मूल अधिकारों से असंगत कानून लागू नहीं होगा, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, संविधान के लिए भी है, भारत के नागरिकों के लिए भी है और एग्जाम के लिए भी है। क्यों? अनुच्छेद नंबर 13 में ऐसा क्या है कि जो हमें मौलिक अधिकार दिए हैं हमारे संविधान ने, तो हो सकता है कि संसद में अगर मान लो किसी की बहुत सारी सीटें आ गई और वो इन मौलिक अधिकारों को हटाना चाहिए कि सारे के सारे अधिकार हटा दो, यहां पर है लोकतंत्र नहीं, अब तो हमारा तंत्र चलेगा, ठीक है जी, तानाशाही चलेगी। तो इसलिए ये अनुच्छेद नंबर 13 में ये चीज बनाई गई है कि जो मौलिक अधिकारों हैं उनमें चेंज आप ऐसा नहीं ला सकते जिससे दिक्कत हो लोगों को, तो कि असंगत कानून नहीं बनाए जा सकते। असंगत मतलब जो संगत नहीं है, जो सही कानून नहीं है, उनको आप नहीं बना सकते। तो जो मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करने का या प्रोटेक्शन देने का काम करता है वो कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 13। तो और याद करने की ट्रिक कैसे है? इस भारत में 13 भी हक है, तो 13, ठीक है जी। तो ये हक किसने दिया है? अनुच्छेद नंबर 13 ने दिया है कि आप बदलाव नहीं कर सकते। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद नंबर 12 से 35 हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में निहित है? अभी हमने पढ़ा था समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार कहां पर था? अनुच्छेद नंबर 14 से 18 में। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आराम से कर पाओगे। तो 14 से 18 में समानता का, यानी कि सभी क्या है? समान है। समानता का मतलब क्या होता है? सभी समान हैं, यानी कि सभी क्या है? बराबर हैं, कानून के समक्ष सभी क्या है? बराबर हैं, ठीक है जी। इसका मतलब ये होता है अनुच्छेद नंबर 14 से 18 में दिया गया कानून के समक्ष समानता। अब देखो उसमें तो ये बोला गया कि समानता का अधिकार 14 से 18 तक है, लेकिन यहां पर आपसे यह पूछा है कि जो कानून के समक्ष समानता का अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में यहां पर दिया गया है? बताइए, कानून के समक्ष समानता वाला है, देखिए क्या है। आप देखिए अनुच्छेद, ये देखिए आप, फिर आपको आंसर इसका पता चल जाएगा, क्योंकि 14 से 18 के बारे में हमने बात की थी, 14, 15, 16, 17, 18। तो अनुच्छेद नंबर 14 क्या है? अनुच्छेद नंबर 14 है कानून के समक्ष समानता, यानी समानता को तो बात कर ली, लेकिन उसमें क्या है कि 14 बताता है, अनुच्छेद नंबर 14, कि कानून के समक्ष क्या है? सभी बराबर है, कानून के सामने सभी बराबर हैं, चाहे कोई गरीब है, अमीर है, पैसे वाला है, नहीं है, ठीक है, किसी जाति का है, धर्म का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर कानून की बात हो रही है जो संविधान में लिखा है, रियलिटी की यहां पर बात नहीं हो रही। ओके जी, चलिए, तो ये हो गया। अनुच्छेद नंबर 15 किसके बारे में बताता है? कि धर्म, जाति आदि के आधार पर विभेद नहीं होगा। जैसे मैंने बताया ना कि आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो जो धर्म जाति वाला शब्द आ गया उसके लिए अनुच्छेद नंबर 15 में आपको समानता दी गई है। नौकरियों में समानता की, सभी को नौकरी लेने का अधिकार है, ऐसा नहीं कि आपके रोक लगाई जा सकती है, तो ये अनुच्छेद नंबर 16 के ऊपर हो जाएगा। अस्पृश्यता का अंत, ये इंपोर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है, ये दोनों के दोनों है, इंपोर्टेंट है, जो मैक्सिमम एग्जाम्स में आते हैं। एक तो है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब जो छुआछूत वाला चलता था कि तूने मुझे कैसे टच कर लिया, मैं बड़ी जाति का हूं, तू छोटी जाति का है, इस प्रकार के चलते थे, मैं बड़े धर्म का हूं, तू छोटे धर्म का है। तो जो अस्पृश्यता का अंत, और अंत को ही उन्मूलन लिख देता है, उन्मूलन का मतलब भी क्या होता है? अंत ही होता है। तो जो अस्पृश्यता का अंत है वो किसमें है? अनुच्छेद नंबर 17 में है, ठीक है जी, अनुच्छेद नंबर 17 में है ये चीज। उसके बाद उपाधियों का अंत, पहले उपाधियां दे दी जाती थी, किसी को भी उपाधि दे दी जाती थी, अलग अलग प्रकार की उपाधियां होती थी, लेकिन अभी उनको, जब से हमारा संविधान लागू हुआ उसके बाद उपाधियों को अंत कर दिया गया, तो अनुच्छेद नंबर 18 है। और अगर इसका अंत नहीं करते ना, तो जो नेता लोग है ना, वो खुद को पता नहीं क्या क्या उपाधियां दे चुके होते हैं, अभी भी देते हैं, आपने देखा होगा, है ना।
तो वो चीज है। उपाधियों का अंत बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, अनुच्छेद नंबर 18 में। अस्पृश्यता का अंत है, ये अनुच्छेद नंबर 17 में है। तो अब हमसे क्या पूछा है, कानून के समक्ष समानता, तो ये कौन से में हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 14 में हो जाएगा, 14 में हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है, वो कौन से अनुच्छेद के तहत है, बताइए कौन से अनुच्छेद के तहत हो जाएगा। अभी हमने बात की थी धर्म जाति आ गया, तो अनुच्छेद नंबर कौन सा हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे भारत में हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जो हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है जी, जो हमारा मौलिक अधिकार है, इसमें हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अब इसमें भी आपसे पूछा है कि किस अनुच्छेद के तहत आता है स्वतंत्रता का अधिकार, चलिए बताइए। इसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें याद करवाने वाला हूं। पहले आप देखिए, ये अनुच्छेद नंबर 19 के तहत आता है, ये तो क्लियर हो गया, ये तो सभी को पता भी होगा, आपने सुना होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद नंबर 19 में क्या क्या चीज हमें दी गई है, किस किस चीज की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की आजादी है। अब इसमें क्या है, हमें बोलने की आजादी दी गई है, बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। आप किसी के बारे में भी बोल देते हो ना, ये हमारे देश में दिया गया है। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर ये चीज नहीं है कि किसी के खिलाफ नहीं बोल सकते आप। तो हम मोदी जी को भी बोल लेते हैं, राहुल गांधी जी को भी बोल लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी को भी बोल लेते हैं, महात्मा गांधी जी को भी बोल लेते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में हमें ये हक दिया है। वैसे गलत नहीं बोलना चाहिए, वो बहुत गलत चीज होती है। तो बोलने की स्वतंत्रता, एक जगह ही इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, जिस प्रकार से अभी आंदोलन चलते हैं या आंदोलन करने की हो गई, शादी इकट्ठा करते हैं, कोई प्रोग्राम होता है, आप लोग इकट्ठा हो सकते हो, तो इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है। किसी के खिलाफ आप बात कर रहे हो कि ये चीज नहीं हो रही, उसके खिलाफ आप इकट्ठा हो सकते हो, तो ये चीज है। स्वभाव है समूह बनाने की स्वतंत्रता, ये भी वही चीज हो गई। ठीक है जी, घूमने की आजादी, आप अपने देश में कहीं पर भी घूम सकते हो, किसी भी राज्य में जा सकते हो, कोई आपको वीजा वगैरह कुछ नहीं देना, बस जाइए आइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो घूमने की आजादी है, कोई रोकेगा नहीं। भारत में निवास करने की आजादी, आपको रहने की आजादी दी गई है। आजीविका की आजादी, यानी कि आपको कमाने खाने की आजादी है, वो दी गई है। ठीक है जी, अब ये है स्वतंत्रता, लेकिन अनुच्छेद नंबर 19 में है। ठीक है, जो प्रेस भी आता है ना, जो हमारा प्रेस है, वैसे तो पता नहीं वो आजाद है या नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको आजादी दी गई है कि वो चाहे तो इन चीजों का पालन कर सकता है और खुद को एक अच्छा सा बना सकता है। ठीक है, लेकिन ये अनुच्छेद नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है कि अपराध दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अपराध दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण हमें दिया गया है। ठीक है जी, अपराध दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण दिया गया है। एक अपराधी है, उसको एक दोष के लिए एक बार आप दोषी ठहरा सकते हो, उसको खुद के खिलाफ बोलने की वो नहीं कि आपको बोलना ही पड़ेगा, नहीं, कोई बाध्य नहीं किया जा सकता, अपने बयान को वो बदल सकता है अगर जबरदस्ती की जाए। तो ये अपने को ध्यान रखना है, तो स्वतंत्रता हो जाएगी। ठीक है जी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 19 हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अभिव्यक्ति की जो आजादी है वो कौन से अनुच्छेद के तहत दी गई है। अभिव्यक्ति की आजादी है, तो अभिव्यक्ति की आजादी किसके तहत है, अभी तो हमने पढ़ा था अनुच्छेद नंबर 19 के तहत है। दोहरे खतरे से सुरक्षा किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोहरे खतरे से सुरक्षा, अब दोहरे खतरे से सुरक्षा का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं। इसमें यह है कि भाई अब जो कानून बना हुआ है उसके तहत ही अपराधी को सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं कि उसने आज अपराध किया और आज के 1 साल बाद है वो कानून बदल गया, तो मान लो कि अभी 2 साल की सजा है और बाद में 4 साल की हो गई या 10 साल की हो गई, तो उसने जिस समय अपराध किया होगा उसी के तहत उसको सजा दी जाएगी। और एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाती है, बार बार सजा नहीं दी जाती। ठीक है जी, एक अपराध के लिए उसको एक बार ही सजा दी जाएगी, चाहे वो 2 साल की हो, चाहे 4 साल की हो, कितने भी हो। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि
दोहरे खतरे से सुरक्षा किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की जाती है, कौन से अनुच्छेद के तहत प्रदान की जाती है? तो अभी हमने बात किया था अनुच्छेद नंबर 20, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 20, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? बताइए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मैं देखता हूं, ये कौन सा है? ये देखिए, अनुच्छेद नंबर जो 21 है उसमें जीवन का अधिकार है। अनुच्छेद नंबर 21 है, उसमें क्या है? जीने का अधिकार है, ठीक है। जब मौलिक अधिकार छीने जा रहे होते हैं, कोई मतलब कि कोई प्रॉब्लम आ गई, देश के ऊपर कोई संकट आ गया, कोई आपातकाल आ गया, तो उस समय भी आपसे जीवन जीने का जो अधिकार है वो सरकार नहीं छीन सकती, ठीक है जी। पहले जी, अनुच्छेद 21 में ही 21A में क्या चीज ऐड की गई है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा का अधिकार है। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एचएसएससी का फेवरेट है, पता नहीं कितनी बार एग्जाम्स में पूछ चुकी है एचएसएससी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आपसे पूछेगी कि अनुच्छेद नंबर 21A किससे संबंधित है, तो ये संबंधित हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा का अधिकार, या शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो ये 21A में हो जाएगा। अब ये कौन से संशोधन के तहत जोड़ा गया, ये भी पूछा जाता है कि शिक्षा का अधिकार कौन से संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्ष का कोई भी बच्चा हो उसको निशुल्क शिक्षा दी जाएगी, खाना भी दिया जाता है, ठीक है, ड्रेस, किताबें, बुक्स वगैरह सब कुछ दी जाती है। तो ये हो गया, ठीक है जी। उसके बाद है अनुच्छेद नंबर 22 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई गिरफ्तार कर रहा है तो आप उससे पूछ सकते हो कि भाई कौन से अपराध के लिए मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। आपको आपका वकील करने का अधिकार होता है, उसे कंसल्ट करने का अधिकार होता है, ठीक है। तो ये गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है, अनुच्छेद नंबर 22 में है। तो जीवन जीने का अधिकार कौन से में हो जाएगा? अनुच्छेद नंबर 21 में हो जाएगा। अनुच्छेद नंबर 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? अभी हमने पढ़ा था शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद नंबर 21A में है। राज्यपाल का कार्यकाल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है? इंपॉर्टेंट। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, उसको ध्यान से सुनना। राज्यपाल से और राष्ट्रपति से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो राज्यपाल से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं वो सारे के सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। वो क्या क्या काम आते हैं वो अपने को ध्यान रखना है। राज्यपाल का हो गया, जो राज्य का क्या होता है ये समझ लो प्रमुख होता है, जो राज्य का मेन जो होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। शक्तियां किसके पास होती है? मुख्यमंत्री के पास होती हैं। जिस प्रकार देश में राष्ट्रपति होता है वैसे राज्य में राज्यपाल होता है, जैसे देश में प्रधानमंत्री होता है वैसे राज्य में क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है, ठीक है जी। तो राज्य का कार्यकाल है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 156 में। ये किसके ऊपर दिया गया है? अनुच्छेद नंबर 156 में ये चीज दी गई 156 में। अब देखिए यहां पर देखिए, ये देखिए, तो पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल का कार्यकाल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है? अनुच्छेद नंबर 156। अब उसके अलावा जो आपसे पूछता है वो देखिए क्या है कि इसकी परिभाषा किसमें दी गई है कि भाई राज्य का एक राज्यपाल होगा, वो अनुच्छेद नंबर 152 में है। 152 के तहत राज्यपाल बनता है। 153 में क्या दिया गया है कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। 154 में राज्यपाल की जो शक्ति है उसके बारे में वर्णन किया गया है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम्स में ये वाला ज्यादा पूछता है कि राज्यपाल की नियुक्ति है कौन से अनुच्छेद के तहत होता है, तो 155 हो जाएगा। और क्षमादान क्या हो जाएगा? 161 हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका क्या हो जाएगा? आपका 156 हो जाएगा।
वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे अब है ना वो बहुत अच्छे लेवल के आने वाले हैं, जो आपके एग्जाम्स में आते ही आते हैं, ठीक है, और आएंगे तब आपको करना है। तो जो वित्त आयोग है, जो यानी कि जो अपना फाइनेंस कमीशन है, उसका गठन है वो कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इसका अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन किया जाता है। अनुच्छेद नंबर 280 के तहत वित्त आयोग का गठन हो रहा होता है। और यहां पे मैं कुछ चीजें और बता देता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम्स में आ रही होती हैं, ठीक है जी। एक सेकेंड, ये वाला देखिए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछता है। कौन सा है? एक तो वित्त आयोग है जो हमने अभी पढ़ा, 280 हो गया, ठीक है। इसके अलावा भारत का महान्यायवादी, जिसको सरकार का विधिक अधिकारी भी बोला जाता है, तो एग्जाम्स में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है कि सरकार का, सराकार नहीं, सरकार है भाई, ठीक है। सरकार का विधिक अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी होता है, ठीक है जी, भारत का महान्यायवादी होता है। और ये कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 76 के तहत। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सरकार के व्यय का लेखा जोखा रखता है, यानी कि सरकार कितना खर्चा कर रही है, सारी चीजें हैं, जो भी पैसा सरकार लेती है खर्च करने के लिए, उसका लेखा जोखा किसके पास होता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास होता है, और यह अनुच्छेद नंबर 148 के तहत, ठीक है जी। यूपीएससी है वो 315 है, निर्वाचन आयोग है वो 324 है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो निर्वाचन आयोग हो गया 324 और वित्त आयोग हो गया 280। ये तो है ही है भाई, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो क्या है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको याद कर लेने हैं, यूपीएससी वाला कभी कभार आ सकता है, तो ये आप देख सकते हो 315। तो समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़ते अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। याद कर लेना है इन सभी को, और टेंशन मतलब ये सारे के सारे है ना, मैं आपको इनकी पीडीएफ दे दूंगा, ओके, पीडीएफ मिल जाएगी दोबारा से रिवीजन करने के लिए। क्या है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? हमारे 3 आपातकाल लगते हैं, ठीक है जी। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, जो जिसको 352 के तहत लगाया जाता है। 352 के तहत कौन सा होता है? राष्ट्रीय आपातकाल होता है, राष्ट्रीय आपातकाल होता है, ठीक है जी, नेशनल इमरजेंसी जिसको बोला जाता है। फिर है 356। 356 के तहत क्या लगता है? राज्य, या बोल सकते हो राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन लग जाता है, या राज्य में आपातकाल लगता है कि राज्य है वो अच्छे से सरकार नहीं चला पा रहा होता, तो वहां पर फिर क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और तीसरा होता है 360 के तहत, ये होता है वित्तीय आपातकाल। कौन सा आपातकाल? वित्तीय आपातकाल या वित्त आपातकाल होता है, ठीक है। ये 3 अपने आपातकाल होते हैं, तीनों में से जो भी पूछा आपको आराम से कर देना है। तो 352 वाला इसमें पूछा है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत, ठीक है। और आप यहां पर देख सकते हो कौन सा था, ये देखिए, ये रहा, ठीक है जी। ये हो गया 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रीय शासन, यानी कि जब सरकार काम नहीं कर रही होती, अच्छे से नहीं चल रही होती है, तो इस वजह से लगता है। 360 वित्तीय आपातकाल भी है। और यहां पर एक और पूछ लेता है कि जो संविधान संशोधन होता है, संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं, वो कौन से अनुच्छेद में वो शक्ति दी गई है? तो अनुच्छेद नंबर 368 में। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद नंबर 368 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देता है? तो जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो अपना इस्तीफा किसे देता है? बताइए, लोकसभा अध्यक्ष। तो देखिए, जो अध्यक्ष है वो उपाध्यक्ष को देगा, जो उपाध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष को देता है। तो यहां पर किसका पूछा है? यहां पर अध्यक्ष का पूछा है, तो वो किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। लेकिन यहां पर एक लाइन और है लास्ट में, देखिए क्या है, वो ऑप्शंस में तो नहीं दिया गया कि कौन से अनुच्छेद के तहत, क्योंकि हम यहां पर अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, इसलिए अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है।
तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत हो जाएगा? तो ये अनुच्छेद नंबर 94 के तहत दिया जाता है, 94 के तहत, कि जो लोकसभा स्पीकर है अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देता है। आगे आपका कि 44वें संविधान संशोधन में किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया है? तो ये हमने पढ़ा था कि 44वें संविधान संशोधन सन 1978 के तहत जो संपत्ति का अधिकार था उसको है मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। ठीक है जी। और अभी 300A में है ये, ठीक है, कानूनी अधिकार के रूप में। दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में शामिल है? दल बदल विरोधी कानून, तो जो दल बदल विरोधी कानून थे ये ऐसा था कि भाई कोई किसी पार्टी से जीत जाता था और दूसरी पार्टी में चला जाता था। जैसे अभी आप देख रहे हो ना, बहुत ज्यादा दल बदल हो रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा, आम आदमी पार्टी का भी देखा होगा, टीएमसी वाले भी देखे होंगे, शिवसेना वाले भी देखे होंगे। तो वो सभी क्या कर रहे हैं? दल बदल कर रहे हैं। तो दल बदल को लेकर वहां पर एक कानून बनाया गया था और उसको 10वीं अनुसूची में रखा था। कौन सी अनुसूची में रखा था भाई? 10वीं अनुसूची में उसको शामिल किया गया था। यहां से ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। ओके, चलिए। संसद किसी राज्य का नाम बदलने के लिए किस अनुच्छेद के तहत सशक्त है कि राज्य का नाम बदल दिया जाए? तो यहां पर हम बात कर लेते हैं, ये वाला है। चलिए देखो, सबसे पहले अनुच्छेद नंबर 1 है, इंपॉर्टेंट है कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा। हमारे संविधान में ऐसा नहीं लिखा कि भारत एक देश है। हमारे संविधान में लिखा है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है, यानी कि सभी राज्यों को मिलाकर हमारा भारत देश बना है। इसमें कोई आके ऐड तो हो सकता है लेकिन इससे बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है जी। अनुच्छेद नंबर 2 किससे संबंधित हो जाएगा? कि भारतीय संघ से बाहर के क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान, जो अभी मैंने आपको बताया कि बाहर से कोई आ सकता है, ठीक है, लेकिन हमारे यहां से बाहर जाने की शक्ति किसी के पास नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई राज्य बोले मुझे नहीं मिलना, तो ऐसा नहीं है। तो ये अनुच्छेद नंबर 2 में। अनुच्छेद नंबर 3 किससे संबंधित है? किसी राज्य के क्षेत्र, नाम बदलने व किसी अन्य प्रकार का परिवर्तन संसद की को शक्ति दी गई है। तो हमसे यही पूछा है कि संसद को किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति है, वो कौन से अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ये है अनुच्छेद नंबर 3। इसमें क्या है? किसी भी राज्य के जो क्षेत्र है उसको कम ज्यादा किया जा सकता है। ठीक है जी। नाम बदलने की, नाम भी उसका बदला जा सकता है। किसी अन्य प्रकार का परिवर्तन भी किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा, एक राज्य था पंजाब, अपने ही बात कर लेते हैं, पंजाब थे हम, पंजाब से अलग हो गए, पंजाब और हरियाणा बना, उनका क्षेत्र भी बदल गया, उनके नाम भी बदल गए और अलग भी हो गए। ठीक है, तो ये अनुच्छेद नंबर किस में है? 3 में दिया गया है इस चीज को, अनुच्छेद नंबर 3 में। आगे बढ़ते हैं कि भारत के महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? बताइए। भारत के महान्यायवादी की यहां पर बात हो रही है, तो भारत के महान्यायवादी की बात हो रही है तो हम यहां पर ले आते हैं महान्यायवादी। कहां गए भाई? इसमें है क्या? इसमें नहीं है। चलो इसको भी देखते हैं, पहले इसका आंसर कीजिए। ठीक है, इसका आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट, कीजिए। पढ़ा है हमने कि भारत के न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का उसको पास अधिकार होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन से अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद नंबर 76 के तहत। ये जो शक्ति है ना उसके पास कि वो भारत के सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद नंबर 76 के तहत दिया गया है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट है जो आप याद कर लीजिए, जो आपके एग्जाम्स में आता है। सबसे पहले तो एक 110 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद नंबर 110। ये धन विधेयक से संबंधित है। ठीक है जी, धन विधेयक, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा विधेयक का निर्णय करना। तो धन विधेयक है वो कौन से में होता है? अनुच्छेद नंबर 110 में है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा लोकसभा का अध्यक्ष अनुच्छेद नंबर 93 हो जाएगा। राज्यसभा का सभापति है अनुच्छेद नंबर 89 में हो जाएगा। लोकसभा की संरचना है वो 81 में है, 80 में राज्यसभा का है। आपसे ये पूछेगा संसद का गठन, ये वाला इंपॉर्टेंट है। संसद का गठन है वो अनुच्छेद नंबर 79 के तहत होता है, ठीक है जी। और इसके अलावा एक वित्त विधेयक, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही मोस्टली आपसे पूछता है, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको याद नहीं होते, तो जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं सिर्फ आपको इनको याद कर लेना है। तो संसद का गठन अनुच्छेद नंबर 79 के तहत होता है और वित्त विधेयक है वो 117 में है और धन विधेयक 110 में है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है जी, और वो तो है ही। तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 76 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो कौन से अनुच्छेद के तहत होती है। तो जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो अनुच्छेद नंबर 155 के तहत होती है। किसके तहत होती है भाई, अनुच्छेद नंबर 155 के तहत होती है। अब यहां पर देखिए क्या है, अब राष्ट्रपति से संबंधित ये और याद कर लीजिए जो आपके एग्जाम्स में आता है, ठीक है जी, कि राष्ट्रपति की जो पदावधि है वो अनुच्छेद नंबर 56 में दी गई है। राष्ट्रपति को जो शपथ मिलती है वो अनुच्छेद नंबर, शपथ दिलाई जाती है वो अनुच्छेद नंबर 60 में है। महाभियोग मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, महाभियोग की प्रक्रिया। तो जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति को हटाने के लिए की जाती है उसके पद से, तो ये अनुच्छेद नंबर 61 में है। तो अनुच्छेद नंबर 61 में है, महाभियोग चलाया जाता है राष्ट्रपति के ऊपर, उसको अगर पद से हटाना है तो, ठीक है जी। लेकिन हमारे भारत में किसी के ऊपर चला नहीं, क्योंकि अगर ऐसी बात आती है तो पहले ही इस्तीफा दे दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, महाभियोग है अनुच्छेद नंबर 61, राष्ट्रपति को हटाने के लिए। क्षमादान की शक्ति, तो जो क्षमादान की शक्ति होती है ये राष्ट्रपति के पास होती है। यानी कि जो फांसी की सजा, अगर आपसे पूछा जाए कि फांसी की सजा को माफ करने की शक्ति किसके पास होती है, तो फांसी की सजा को माफ करने की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है अनुच्छेद नंबर 72 में। एक हमारे देश में राष्ट्रपति आए थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों की फांसी की सजा माफ कर दी थी। और वैसे हमारे देश में फांसी लगती भी नहीं है, बहुत कम बाई चांस लगती है, और उनकी भी माफ कर दी गई थी, बहुत सारी सजाएं माफ कर दी गई थी, ठीक है। अब उनका नाम बताना तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन है। तो जो क्षमादान की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है, अनुच्छेद नंबर 72। फांसी की सजा को भी माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जो भी इनका मन करे वो कर सकते हैं, ओके जी। लोकसभा का सत्र स्त्रावसन या विघटन है लोकसभा में, तो अनुच्छेद नंबर 85 के तहत है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो अनुच्छेद नंबर 123 के तहत दी गई है। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे पूछता है, एक तो भाई महाभियोग वाला है, ठीक है, एक क्षमादान वाला है, ये दो इंपोर्टेंट है, 61 और 72। 61 में महाभियोग और 72 में क्षमादान। और जो तीसरा सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट एग्जाम्स में पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा किसी मामले पर सलाह, तो राष्ट्रपति है और सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मामले में सलाह लेने का अधिकार उसके पास होता है, ये अनुच्छेद नंबर 143 में दिया गया है। कौन से में दिया गया भाई, अनुच्छेद नंबर 143 में दिया गया है। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है, ओके। तो बस यही अनुच्छेद हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। और ये सारी की सारी लिस्ट जो मैंने आपको यहां पर दिखाई है ना, जो इंपोर्टेंट वाली, ये सारी की सारी मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप प्रवीण कटारिया क्लासेस भी सर्च कर सकते हो अगर आप टेलीग्राम यूज करते हो तो, है ना जी। तो ये वहां पर मिल जाएगी, बस इसका एक बार रिविजन और कर लेना। सारे के सारे इंपोर्टेंट मैंने यहां पर डाल दिए हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे लगे होंगे, लेकिन यहां से पक्का आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने वाला है, तो एक बार रिवीजन दोबारा जरूर करना, क्योंकि यहां पर आंकड़े हैं, कंफ्यूजन वाली चीज होती है। तो अगर एक बार और कर लोगे तो दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा। और जो नया स्टूडेंट आया है वो बताना क्लास कैसे लगी है, बाकी स्टूडेंट भी बताना भाई। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी क्लासेस आपके पास मिलते रहे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। राम राम सभी को।